हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आप सब लोग बहुत वेट कर रहे थे कि हमें वन शॉट चाहिए, दैट टू ऑफ मैट्राइसिस। सो आज वाले सेशन में हम हमारा मैट्राइसिस को कंप्लीट करेंगे एंड होप सो जैसे आपने बाकी सारे सेशंस को, वन शॉट वीडियोस को बहुत प्यार दिया, इस वाले सेशन को भी बहुत सारा प्यार दोगे एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, बिकॉज आई नो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के स्पेशली एग्जाम्स है ऑफ 20 फेब से एंड सबसे पहला एग्जाम होता है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, आपको जो कहना है। एंड उसमें मैट्राइसिस जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा वेटेज वाला कंसिडर किया जाता है और इसके सम्स बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, बहुत ज़्यादा से कंफ्यूजिंग टाइप होते हैं। कैलकुलेटर्स यूज़ करना आपको कंपलसरी हो जाता है एंड दिमाग जगह पे रखना भी कंपलसरी हो जाता है। आपको जब भी आप मैट्राइसिस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, मेक श्योर कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके ऊपर आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीटली आना चाहिए। अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और लास्ट मोमेंट पे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके अंदर अपने 10 मिनट या 15 मिनट इन्वेस्ट कर दिए होते हैं, चाहे फिर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो या फिर 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो। तो इसके लिए जब भी आप कोई भी मैट्राइसिस का क्वेश्चन लोगे तो मेक श्योर कि वो कंप्लीट क्वेश्चन आपको आता है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आता है और इसके अंदर एक कैलकुलेशन एरर एंड सारा मैट्राइसिस का पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो प्लीज मैट्राइसिस सॉल्व करते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान देना एंड जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसके हिसाब से स्टेप्स करना, वरना करने लगोगे ढेर सारे चीज़ें एंड टाइम बॉन्ड है हमारे पास, अगर नहीं हुआ तो फिर पेपर छूट जाएगा, विच वी डोंट वांट। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन मैट्राइसिस। इसका पूरा कंप्लीट 6 सेशंस लगे थे एंड आई थिंक सो 1 आवर का सारे सेशंस है, मतलब इन ऑल 6 आवर्स लगते हैं मैट्राइसिस को कंप्लीट करने के लिए, पूरा चैप्टर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सम्स दैट आई कैन डू। वो प्रदीप गिरी एकेडमी पे आपको एक प्लेलिस्ट है मैट्राइसिस नाम की, उसके अंदर मिल जाएगा, आप वो जाके चेक कर लो, स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी क्योंकि आपका एग्जाम्स है। सो वो जाके आप चेक कर लो अगर आपके पास टाइम है तो, और टाइम नहीं है, सिर्फ एक रिवीजन सेशन चाहिए एंड सारी चीज़ें पढ़नी है, तो ये वन शॉट वीडियो आई थिंक सो इनफ होगा आप सभी के लिए। सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। और इसके अंदर जो सबसे पहला हमें चीज़ होता है, हम सब ने 12th में भी पढ़ा है मैट्राइसिस, कि मैट्राइसिस को एक्चुअली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैट्राइसिस में नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं एंड उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, फिर वो एलिमेंट्स को हम एक बॉक्स टाइप समथिंग रिजेम्बलेंस होता है उसके अंदर डालते हैं। तो जब हम मैट्राइसिस बनाते हैं तो हाउ एक्चुअली आवर मैट्राइसिस लुक लाइक। अगर मेरा 3x3 मैट्रिक्स है तो हमारा मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यही अगर मैंने 2x2 लिखा, 4x4 लिखा, वैरिंग होता है, 3x4 भी हो सकता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस पर्टिकुलर आपका रिप्रेजेंटेशन में देखो, हमारा ये रो होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रो होता है, वर्टिकली हम कॉलम्स कहते हैं, कॉलम्स को हम m से डिनोट करते हैं एंड रोज को हम n से डिनोट करते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। और इन ऑल जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, m इंटू n, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू नंबर ऑफ रोज विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट मैट्राइसिस। हमारे पास जब हम मैट्राइसिस पढ़ते हैं तो बहुत कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो हमें पता होनी चाहिए, स्पेशली इन दिस चैप्टर लेंदी है। इसके आगे भी जब आप जाओगे तो लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट आता है जो काफ़ी लेंदी टॉपिक जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज के ऊपर हाथ एक बार साफ करना है। इसके लिए क्विक रिविजन, ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, बस हमें पढ़ना है कि सारे टर्मिनोलॉजीज है क्या। सबसे पहले हम आते हैं हमारे रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम मैट्रिक्स यानी कि ऐसे मैट्रिक्स, अगर समझ लो उसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक पर्टिकुलर रो है, एक ही रो है, तो हम इसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। और समझ लो मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दी जो इस प्रकार से दिख रही है 1 2 3, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। दूसरा टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर कैसा होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं ना, उसी प्रकार हमारा जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि m विल बी इक्वल्स टू n। जैसे कि ये पर्टिकुलर देखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दिख रहे हैं, 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे हम इस प्रकार से दिखाते हैं, या फिर ये होगा, या फिर 4x4 होगा, 5x5 होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको मैंने ये एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स दे दी तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, नहीं, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो इस प्रकार से जब आप धीरे धीरे करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा स्क्वायर है, कौन सा स्क्वायर नहीं है।
तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। फिर उसके बाद हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। समझ लो मेरा ये एक मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर जो भी डायगोनली एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, डायगोनली आपको दिखाई जैसे यहाँ पे 1, 5 एंड 9, ये क्या है हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है। और अगर कोई एक मेरे पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है और बाकी सारे जो एलिमेंट्स है ना वो जीरो है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स को यूज करके ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी या फिर फॉर्मूला आता है, एक नाम आता है, दैट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना इनका समेशन, यानी कि अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है तो 1 + 5 + 6 will be my trace of matrix। सारे diagonal elements के summations। What is trace of matrix? Summation or sum of all the diagonal elements is equals to trace of matrix। ये trace of matrix हम linear algebra में यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है at that instance। फिलहाल तो ये चैप्टर में इतना नहीं है वो। फिर हम आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि हमारा डिटर्मिनेंट एक्चुअली होता कैसा है, कैसे निकालते हैं, बट वो पार्ट बहुत लेंदी है बिकॉज हमारे पास इंजीनियर्स है, हमारे पास उतना टाइम तो है नहीं कि हम एक एक मैट्रिक्स ले उसके हम डिटर्मिनेंट निकाले, राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, हमारे पास एडवांस कैलकुलेटर्स होते हैं, हम वो कैलकुलेटर्स को यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिससे हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, तो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दिस कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड होते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी आपके जो एग्जाम से, प्लीज़ इसको मत भूलना, ये आपका दोस्त ही है समझ लो, जो एग्जाम में आपको हेल्प करने वाला है। बिकॉज कैलकुलेटर से आप हर कैलकुलेशन बहुत इजीली कर लोगे, डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी है। आप मेन्यू में जाओ, ऑप्शंस प्रेस करते जाओ, मैट्रिक्स आ जाएगा, उसके अंदर आपको ऑप्शंस में वापस क्लिक करोगे तो डिटर्मिनेंट मिलेगा। इस प्रकार से वो सारा प्रोसेस होता है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आए, एडिशन तो आप इजीली कर लोगे, सबट्रैक्शन भी इजीली कर लोगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जब आता है तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स मिलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा लेंदी हो जाता है प्रोसेस, एक एक एलिमेंट, एक एक रो, एक एक कॉलम लेके करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर आप कैलकुलेटर नहीं भूलोगे। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, मॉड ऑफ ए समथिंग टाइप लाइक दैट ओनली। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो इक्वल्स टू 0 होता है। समझ लो मैंने कोई मैट्रिक्स दी आपको और उसका मैंने कैलकुलेटर से या फिर हैंड, जो भी आपका हैंड मेथड अगर आपको आता है तो उस मेथड से अगर आपने उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो फिर वो क्या आया, समझ लो 0, तो उस पर्टिकुलर को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और यही अगर मेरा डिटर्मिनेंट कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आता है यानी नॉट इक्वल्स टू 0 है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर एमसीक्यू में आपको है, पेपर पैटर्न डिपेंड करता है ना, तो अगर एमसीक्यू में अगर आपको आ रहा है व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो फिर वो कैसे आएगा हमारे पास, जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 होता है। और व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 को छोड़ के कुछ भी होगा। ओके, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स यानी कि ऐसी मैट्रिक्स हमारी जिसके अंदर सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स है ना, सब कुछ क्या है, 0 है। समझ लो ये मैंने कोई मैट्रिक्स ली, सारे एलिमेंट्स आपको 0 दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाती है हमारी नल मैट्रिक्स, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। इसे हम 0 ऐसे भी डिनोट करते हैं इस प्रकार से। उसके बाद हम आते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम सब ने पढ़ा भी है। एक्चुअली इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं ना। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी डायगोनल में मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सब 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। व्हाट इज यूनिट, यूनिट यानी कि 1। हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या याद रखते हैं, व्हाट इज यूनिट और यूनिटी, दैट इज 1। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 1, बाकी सारे होंगे हमारे 0 एलिमेंट्स। ओके, या 0। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर एग्जाम में कहा है आपको यूनिट मैट्रिक्स तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोथ आर सेम। नेक्स्ट, स्केलार मैट्रिक्स। स्केलार मैट्रिक्स यानी कि ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसके अंदर ना डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होते हैं, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। जैसे कि समझ लो यहाँ पे भी देखो सारे डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम ही है ना। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे
ये लिखा, तो यहाँ पे भी देखो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 7 है, सेम है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलार मैट्रिक्स कहते हैं, सॉरी स्केलार मैट्रिक्स कहते हैं। ये हो गया नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसके लिए टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें इसके अंदर, बिकॉज हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, हमारे आगे के चीज़, आगे के सम्स, माय गॉड बहुत लेंदी होते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अब हम आए हमारे एक इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रांसपोज निकालना आपको आना ही चाहिए। ट्रांसपोज यानी कि क्या, जो कॉलम हो, जो रो होगा ना उसे उठा के कॉलम कर दो। जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, व्हाट इज ट्रांसपोज एक्चुअली, समझ लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, समझ लो। अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, जो रो है ना उसे उठा के कॉलम बना दो। क्या करोगे, रो को उठा के कॉलम बना दोगे, तो ये कैसे होगा, जैसे कि फर्स्ट रो है, मुझे इसे कॉलम बनाना है, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। वापस सेकेंड रो है, ये क्या बनेगा, सेकेंड कॉलम, दैट इज इक्वल्स टू 697। नेक्स्ट, अब यहाँ पे चलो 820 रो में है, कॉलम बना दो, तो ये हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम दिखाते कैसे, ए डैश से दिखा दो या फिर ए रेस टू टी से दिखा दो। तो मैं तो बेसिकली ए डैश यूज़ करती हूँ, ए रेस टू टी तो बहुत कम यूज़ करती हूँ, बिकॉज वो बहुत कन्फ्यूजिंग है, टाइम वेस्ट होता है, मुझे टाइम वेस्ट लगता है इतना टी लिखना, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, डैश डाल देंगे। ओके प्लीज़, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, डैश है हमारा ट्रांसपोज को डिनोट करने के लिए। अब हम चलते हैं आगे, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। होप सो समझ में आया। जस्ट चेंज रोज टू कॉलम, ओके, जस्ट चेंज रोज टू कॉलम। जो ऐसा है हॉरिजॉन्टल है उसे उठा के वर्टिकल कर दो, दैट्स ऑल। सॉरी, होप सो समझ में आया, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक अलग बोल रही हूँ, वापस से आपने ये चीज़ पढ़ी है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो टाइप के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जितने भी हमारे अपर डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट होते हैं वो नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल के नीचे क्या होते हैं, जीरो एलिमेंट्स होते हैं। और यही जब हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं तो डायगोनल के नीचे वाले पार्ट सारे हमारे होते हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स। जैसे कि समझ लो ये मेरा क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी डायगोनल के नीचे वाले पार्ट है वो नॉन जीरो एलिमेंट्स है और ऊपर सारे जीरो एलिमेंट्स है। अगर मुझे यही अपर ट्रायंगुलर में दिखाना है तो फिर वो कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये भी होप्स आपको समझ में आया। नेक्स्ट अगेन वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से, क्योंकि हमें इसे यूज करके सम सॉल्व करना है। कॉन्जुगेट निकालते टाइम आपको, जब मैंने कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था, होप्स आपने कॉम्प्लेक्स के लेक्चर्स देखे हुए। कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, a प्लस आई बी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर समझ लो मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो दैट इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी। हम क्या करते हैं, उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, राइट। इमेजिनरी पार्ट जो भी होगा हम उसका साइन चेंज करेंगे। वही चीज़, सेम एग्जैक्टली वही चीज़ हम फॉलो करते हैं मैट्रिसेस में। जब हमें कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, इमेजिनरी कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, उसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर दो। रियल पार्ट को प्लीज हाथ मत लगाना, रियल पार्ट को हाथ लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, समझ लो मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया, अगर मैंने ये आपको मैट्रिक्स दे दिया, -5 2 4 माइनस है, मैंने अगर आपको ये मैट्रिक्स दे दिया, आई वॉन्ट कि आप इसका कॉन्जुगेट निकालो, यानी कि जितने भी इमेजिनरी पार्ट है सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। लेट अस डू दैट थिंग। यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, 2 प्लस आई है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस आई। 3 प्लस 2 आई है तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 आई। सिर्फ आई है तो क्या होगा, वापस इमेजिनरी पार्ट तो है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट रियल पार्ट है, 2 है, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, कोई चेंजेस होंगे नहीं। नेक्स्ट 4 प्लस 3 आई यानी 4 माइनस 3 आई, 0, अगेन इट इज जस्ट द रियल पार्ट, तो ये क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ऑफ आई इमेजिनरी पार्ट है तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ आई। 2 रियल पार्ट है, कुछ चेंजेस नहीं होगा। 4 माइनस आई यानी कि
4 प्लस आई, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा कुछ रहता नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के जो भी साइन होंगे उसे चेंज कर दो। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे हम हमारे कॉम्प्लेक्स में डिनोट करते थे z बार से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसका भी आप मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स का आप कॉन्जुगेट निकाल रहे हो a बार हो जाएगा। यही अगर मेरे पास मैट्रिक्स b होती तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता, b बार से डिनोट करते हैं बेसिकली इसको हम। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। प्लीज इसका डिनोशन ध्यान में रखना। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को हम कैसे दिखाते हैं, a रेस टू थीटा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, a रेस टू थीटा। इसके अलावा हम एक और चीज से उसको दिखा सकते हैं, दैट इज a बार रेस टू, या फिर उसके साथ हमारे पास आता है वो डैश वाला पार्ट। तो जैसे आपको इसको डिनोट करना आप डिनोट कर सकते हो। मैं इसे a रेस टू थीटा लिखती हूँ बिकॉज गलती से भी एक डैश दिखाना भूल गई तो फिर वो कॉन्जुगेट हो जाएगा, या फिर गलती से भी मैंने बार डालना भूल गई तो फिर वो क्या हो जाएगा, मेरा ट्रांसपोज हो जाएगा। तो वी डोंट वांट दैट कंफ्यूजन, इसके लिए हम कैसे डिनोट करेंगे उसे, थीटा से, a रेस टू थीटा। अब ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है, जो दिख रहा है ना वही करना है। क्या क्या दिख रहा है, कॉन्जुगेट का बार दिख रहा है और ट्रांसपोज का डैश दिख रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइंस चेंज करके उसे कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करना है, और कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करने के बाद आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि जो रोज है उसे कॉलम बनाना है। और इस प्रकार से हम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं एंड हमें क्या मिल जाता है, हमारा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स मिल जाता है। जो दिख रहा है वही करोगे, ट्रांसपोज पहले कॉन्जुगेट कर लो फिर ट्रांसपोज कर लो। जैसे कि मैं जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स दी थी आपको, इसका मैंने कॉन्जुगेट निकाला। ओके, कॉन्जुगेट निकाला यानी कि मैं कहाँ तक आ गई, a बार तक आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, a बार डैश, यानी कि मुझे ये जितने भी रोज है उसे कॉलम में बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा ट्रांसपोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, माइनस ऑफ i 2 4 माइनस 3i 0 नेक्स्ट क्या है, i 2 4 प्लस i। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, जिसे मैं कैसे डिनोट करूंगी, a रेस टू थीटा से। ओके, समझ में आया। मैंने 17 मिनट्स में अप्रॉक्सीमेटली जितना मुझसे हो सकता था बेसिक मैट्रिसेस का कवर कर लिया, सारे टर्मिनोलॉजीज हो गए। अब हमारा प्रायोरिटी आती है हमारे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक तो ये भी था बिकॉज उसके बिना तो हमारा होता नहीं। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आपको सिलेबस में देखोगे तो फट से दिखेगा सबसे पहला चीज, दैट इज टाइप ऑफ मैट्रिक्स। बेसिक से बात, तो टाइप में आपको टाइप्स दिखाएंगे। सबसे पहले है सिमेट्रिक, फिर हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक, उसके बाद हमारे पास आता है हर्मिशियन, उसके बाद आता है स्क्यू हर्मिशियन, उसके बाद आता है ऑर्थोगोनल, उसके बाद आता है यूनिटरी। तो बहुत सारे हमें सब पढ़ना है एंड सबके ऊपर सम्स पूछे जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट पहले ही बता रही हूँ, हर्मिशियन वाला इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्थोगोनल वाला इंपॉर्टेंट होता है एंड यूनिटरी वाला इंपॉर्टेंट होता है। तीनों इंपॉर्टेंट होता है, तीनों में से कोई एक टाइप पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, प्लीज मेक श्योर आप ये तीनों चीज करके जाओ, प्लीज मेक श्योर आप करके जा रहे हो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर तो मैंने तो नहीं देखा कि रिसेंट में कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है उसका रिजेम्बलेंस कि वो कैसे दिखता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है ना, जो उसका रो का एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे देखो aij इज इक्वल्स टू aj। इसका मतलब बताती हूँ, समझ लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है a b c, तो इसके अंदर ना मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ना, बताती हूँ लिख के दिखाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना सेम होती है। फिर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे C होगा, ये इस प्रकार से। फिर यहाँ पे समझ लो मेरे पास E है, F है, तो ये जो एलिमेंट्स दिखाई देते हैं ना आपको, ये टाइप ऑफ एलिमेंट्स ना सेम होते हैं। समझ लो इसके अंदर क्या है, ij, समझ लो मेरा I 2 है और मेरा J 1 है। इमेजिन जस्ट 1 and 2, मेरा I 1 है और J 2 है, यानी कि वो कौन सा होगा, A1 2, यानी फर्स्ट रो में हमारे पास सेकेंड कॉलम देखना है हमें। तो जो ये एलिमेंट है हमारा कौन सा है, B है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, J and I करना है, यानी कि A ऑफ, हमारे पास J क्या है 2, तो A ऑफ 2, 1, तो 2 1, तो A 2 1 क्या है हमारे पास, ये
सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, हमारा फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, यानी कि ये दोनों जब सिमिलर हो जाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, इसी प्रकार से अगर मैंने लिखा A13 तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, A31 से। यहाँ पे देखो A13 है C और A31 क्या है, C। नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पे ले लिया A41 ले लिया तो उसका क्या हो जाएगा, A14 तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, समझ लो ये दोनों एलिमेंट सिमिलर है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट चीज हम आते हैं हमारे स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है पता है, सेम चीज होती है, बस यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट आ जाता है, यानी कि अगर मैंने लिखा A12 दिस विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A21, नेगेटिव एलिमेंट आ जाए। जैसे कि मेरे पास अगर ये है तो ये देख रहे हो, ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि A12 क्या है 2, तो A21 क्या है माइनस ऑफ 2, यानी इसका जस्ट नेगेटिव वाला पार्ट। तो ये सारी चीज आ जाती है तो ये क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। इसके ऊपर तो स्पेसिफिकली मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है, अगर पूछा भी गया ना तो जैसे हमेशा में पूछते हैं ना उसी प्रकार से आएगा कि एक मैट्रिक्स दी है आपको, फिर उसका स्क्यू मैट्रिक्स आप निकालो एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसका सम क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको आती है। दैट्स ऑल, ज़्यादा कुछ नहीं, पर नहीं आती है। हमेशा ज़्यादातर आपको पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको कि हमीशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो हमीशन एंड स्क्यू हमीशन क्या होता है पता है, सेम चीज है, बस इसके अंदर हमें क्या आ जाता है, कॉन्जुगेट वाला पार्ट आ जाता है, कॉन्जुगेट वाला पार्ट। और ये जो आई जे हम इधर परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये क्या है, एक सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोज ही है यार, ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्रांसपोज कर रहे हो आप, दैट्स ऑल। जो यहाँ पे है उसका नेगेटिव वाला पार्ट ना, रो चेंज कर रहे हो, दैट्स ऑल, कॉलम में। तो यहाँ पे आप हमीशन में क्या कहते हो, हमीशन में a ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू a ऑफ जे आई का कॉन्जुगेट, यानी कि आप कॉन्जुगेट निकाल रहे हो, उसके साथ साथ ट्रांसपोज भी निकाल रहे हो, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू a थीटा, a रेज टू थीटा, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, उस प्रकार से। तो ऐसे कि समझ लो यहाँ पे क्या है A12, तो यही चीज़ वो नेगेटिव में हो जाती है, जब आप सम सॉल्व करोगे तो बताती हूँ कैसा है ये। तो ये कैसे हो जाएगा, AIJ हमीशन, ये फॉर्मूला किसका है, हमीशन का। और अब स्क्यू हमीशन क्या होगा, A इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्यू हमीशन, या फिर A थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A, जैसे भी आपको सही लगे, आपको जो लगे। तो A थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A, तो ये आ जाएगा, तो वो क्या होता है, स्क्यू हमीशन होता है। और ये पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा, हमीशन हो जाएगा, दैट्स ऑल, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है, ट्रांसपोज निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ ट्रांसपोज से रहता है, हमीशन में ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होता है। अब हम बढ़ते हैं एक सम के ऊपर, ये सम आई थिंक से 2019 में पूछा गया है, उसके पहले 2009 या 15 में पूछा है, आई एम नॉट श्योर विद दैट, 19 में पूछा है। तो ये क्या है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, आपको क्या करना है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, पर्टिकुलर मैट्रिक्स आपको दी गई है, ए इमेजिनरी पार्ट वाला चीज दिखाई दे रहा है, यानी कि एज द सम ऑफ हमीशन एंड स्क्यू हमीशन मैट्रिक्स, क्या है, हमीशन एंड स्क्यू हमीशन मैट्रिक्स का सम है। ऐसे ही प्रकार का क्वेश्चन आता है आपको सिमेट्रिक में कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे आप ये करोगे वैसे ही आपको वो भी परफॉर्म करना है एज इट इज। ए दिया है आपको क्या निकालना है, एक हमीशन है, और यानी कि हमीशन को मैंने समझ लो P ले लिया, हमीशन वाला पार्ट मेरा P है, स्क्यू हमीशन वाला पार्ट मेरा Q है, मैंने ये चीज़ें ले ली। तो अब हमें इसके साथ वर्क करना है, ओके, तो लेट अस वर्क ऑन दैट। जहाँ पे जो मेरा P है ना, जब आप ये टाइप ऑफ सम सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने हमीशन को P ले लिया, स्क्यू हमीशन को Q ले लिया, तो मेरा इन ऑल आंसर कैसा होगा, मैट्रिक्स A विल बी इक्वल्स टू P प्लस Q। ऑफ कोर्स हमीशन प्लस Q हमीशन विल रिजल्ट यू इनटू A, तो A इज इक्वल्स टू P प्लस Q हो गया, आई एम सो सॉरी, A इज इक्वल्स टू P प्लस Q हो गया। इसके बाद आपके पास क्या आता है, ये जो पर्टिकुलर P है और ये जो Q है ना, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू A प्लस A हम थीटा एंड 1/2 A माइनस A रेज टू थीटा। ओके, तो ये हमारे पास
सॉरी, ये हमारे पास दो चीज़ होते हैं जो हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं कि जब हम ए के लिए निकालना है तो हमीशन प्लस क्यू हमीशन होगा, जहाँ पे हमीशन क्या होगा, ए प्लस हाफ 1/2 ए प्लस ए थीटा दैट इज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, एंड यहाँ पे हमारा क्यू क्या है 1/2 ए माइनस ए रेज टू थीटा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो हमारी प्रायोरिटी यहाँ पे होगी कि वी नीड टू फाइंड, यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, हाँ पूछ सकते हो मैम ये कैसे आया ना, तो इट्स डैम सिंपल, आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। तो ये मैंने क्यों लिखा है, दैट इज अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो 1/2 को कॉमन ले लो, बचा क्या ए प्लस ए रेज टू थीटा प्लस ए माइनस ए रेज टू थीटा, ए रेज टू थीटा गेट्स कैंसिल, बचा क्या ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 2a, 2 नीचे भी है ऊपर भी है, कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू a। यही स्टेटमेंट है जिसके लिए हमने ये चीज़ें लिखी है। अब हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमीशन मतलब ए रेज टू थीटा निकालना, ताकि हम ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो लेट अस मूव, यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे से कर रही हूँ बिकॉज वो डिफिकल्ट हो जाएगा नहीं तो फिर। हमारे पास ए है, हमें निकालना क्या है, ए हमेशा ए रेज टू थीटा या फिर जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होता है। तो लेट अस राइट दैट, तो इसका मतलब कि कैसे हमें निकालना है, ए थीटा क्या होता है, सबसे पहले आप ए या जो भी आप करना है, पहले ट्रांसपोज निकालना है या पहले कॉन्जुगेट निकालना है, इट्स ऑन यू। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम लोग। तो इस पर्टिकुलर का ट्रांसपोज क्या होगा, एवरी रो विल चेंज टू कॉलम, तो ये क्या होगा 2 + 3i 2 and 3i, नेक्स्ट -2i 0 1 + 2i, नेक्स्ट 4 2 + 5i -i, राइट। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये ट्रांसपोज तो निकालना है, अब हमें निकालना है इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट यानी कि जो जो इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी जो जो इमेजिनरी पार्ट है वो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लेट अस डू, तो वो कैसे हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए थीटा विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव, पॉजिटिव है इमेजिनरी पार्ट तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये टोटली रियल है तो सिर्फ वही एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये क्या होगा 2 - 3i 2i 4 2 0 2 - 5i, नेक्स्ट -3i 1 - 2i एंड i। ये हो गया हमारा a थीटा। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, हमें निकालना है a प्लस a थीटा और a माइनस a थीटा। तो a प्लस a थीटा कर दो, आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा शिफ्ट एंड विल वर्क ऑन द सेम, विल बी इक्वल्स टू a प्लस a थीटा, यानी कि दिस प्लस दिस आपको क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा 2 + 3i है और यहाँ पे 2 - 3i है, 3i गेट्स कैंसिल, बचा क्या 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, 2 है वहाँ पे 2i है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा 2 + 2i हो जाएगा, तो वो लिख दो। नेक्स्ट 3i + 4 यानी कि 4 + 3i, नेक्स्ट -2i 2 तो 2 - 2i, 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 + 2i 2 1 + 2i + 2 - 5i यानी कि 3 - 3i, नेक्स्ट 4 है -3 यानी 4 - 3i, 2 + 5i, जानबूझ के कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए एटलीस्ट एक बार कि हमें करना कैसे है, +1 - 2i, तो फिर ये कैसे हो जाएगा हमारे पास 3 + 3i, नेक्स्ट है -i + i दैट इज इक्वल्स टू 0। सो सॉरी, यहाँ पे मैंने छोटी सी गड़बड़ कर दी, साइन सच में सब्ट्रैक्शन साइन के साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए, कर लो उससे अच्छा। तो ये क्या होगा 3i - 4 होगा ना, तो ये कैसे हो जाएगा -4 + 3i, मैंने जस्ट उल्टा लिख दिया था, दैट वाज नॉट द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम यहाँ पे आए तो -2i - 2 होगा, -2 नेक्स्ट 0 है 0 0, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1 + 2i -2 + 5i यानी कि -1 + 7i, -1 + 7i नेक्स्ट 4 है और वहाँ पे क्या है -3i, तो फिर वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3i 2 + 5i ऊपर चला गया, नेक्स्ट 2 + 5i और नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1 - 2i
हो जाता है कभी कभी, बिकॉज -1 + 2i दैट विल बी इक्वल्स टू 1 + 7i. नेक्स्ट माइनस i, वहाँ पे माइनस i दैट इज इक्वल्स टू -2i. ओके, -i विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 2i. हमें वैल्यूज मिल गई. हमारा q क्या है, मैं यहाँ पे से ये इरेज कर रही हूँ. हमारा q क्या है एक्चुअली, इज इक्वल्स टू q, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ p इज इक्वल्स टू 1/2 दिस एंटायर एंड q इज इक्वल्स टू 1/2 दिस एंटायर. यानी कि ये पूरे टर्म को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है. तो यहाँ पे अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड कर रहे हो हर एक टर्म को, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + i हो जाएगा, यहाँ पे 4 + 3i/2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1 - i हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही बचेगा, 3 + 3i/2 हो जाएगा. तो वैसे धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती जाएगी. तो आई डोंट थिंक सो हमें उसको इतना वो देना चाहिए. इफ़ यू वांट तो आप कर दो, इफ़ यू डोंट वांट तो मत करो, as simple as that. बट आई विल प्रेफर कि आप कर दो बट फाइनल स्टेप में, यानी कि a इज इक्वल्स टू p + q. ओके, तो व्हाट इज p, व्हाट इज q, सब्स्टिट्यूट एंड डू. तो ये कैसे हो जाएगा, हमारे पास 2 1 + i 4 + 3i/2, नेक्स्ट 1 - i, नेक्स्ट 0 3 - 3i/2, वो बाय 2 पूरे टर्म के लिए. नेक्स्ट इज 4 - 3i/2, 3 + 3i/2, 0. नेक्स्ट इसके बीच में क्या है, हमारे पास एडिशन है. q क्या है, अगेन 3i 1 - i -4 + 3i/2 -i -1 या -1 -i जो भी आपको लिखना है, -1 + 7i/2, नेक्स्ट 4 + 3i/2 1 + 7i/2 माइनस ऑफ i. ये हो गया आपको आपका आंसर. यू नीड टू शो a इक्वल्स टू सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, इस पर्टिकुलर चीज़ को, तो एग्जैक्टली आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ना, 2 + 3i पूछा है, तो वही चीज़ आ जाएगी. 2 + 3i, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास वहाँ टर्म क्या बचा, वो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती जाएगी, 0 हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. आपने प्रूव कर दिया कि हर्मिशियन + स्क्यू हर्मिशियन इज इक्वल्स टू a. ओके, इतनी ही चीज़ें थी. अगर आपको परफॉर्म करना है इसके आगे तो करिए, वरना ठीक है, कोई बात नहीं. बट जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, ऐड करके, एग्जैक्टली a आंसर मिलेगा आपको. ओके, चलो अब बढ़ते आगे. ऑलरेडी बहुत टाइम हमने इन्वेस्ट कर दिया इसके ऊपर. नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर. प्रूफ. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो क्राइटेरिया आती है वो कहती है a × a ट्रांसपोज, a × a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू i, या फिर a ट्रांसपोज × i. दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन. अब कैलकुलेटर भाई साहब आ जाने चाहिए, वरना हैंड कैलकुलेशन इफ यू आर यूज टू दैट तो आप वो कर दीजिए. यहाँ पे क्या है, a × a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू i. आपको a दिया रहेगा, आपको a ट्रांसपोज पता है कैसे निकालते हैं. प्रूफ कर दो अगर वो इक्वल्स टू i. जब आप उसके ऊपर धीरे धीरे ऑपरेशंस लगाओगे और वो इक्वल्स टू i आ रहा है, तो वो क्या है, हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. और जब वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाता है ना, तब उसके ऊपर हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि इफ a इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन a इनवर्स कितना बड़ा एक प्रोसेस था a इनवर्स निकालने के लिए. यहाँ पे बहुत छोटू सा है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर लो कि a इनवर्स इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज. अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, इफ a इज गिवन टू यू, इफ a इज अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स, प्रूफ दैट इट इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, and if it is a orthogonal matrix then what will be A inverse, या फिर hence deduce A inverse. तो अगर वो orthogonal matrix है, वो आपने प्रूफ कर दिया is equals to I है, तो उसके ऊपर आप डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, दैट इज A इनवर्स इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज. यही चीज आ जाती है हमारे यूनिटरी मैट्रिक्स के ऊपर. यूनिटरी मैट्रिक्स क्या कहता है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस प्रॉपर हमारा जो चीज है वो डिफरेंट हो जाती है. दैट इज इसमें मल्टीप्लीकेशन आता है a⁻θ इंटू a, या फिर a इंटू a⁻θ. यहाँ पे क्या है, a⁻θ क्या होता है,
ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होती है। तो आपको क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, फिर उसका कॉन्जुगेट है, फिर उसको आपको ए से मल्टीप्लाई करना है, और अगर ए से मल्टीप्लाई करने के बाद वो आई हो जाता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है, यानी कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। और जब वो यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाती है तब आप उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो, दैट इज इफ अ मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स देन, ऐसे लग रहा है ना कि बोले जा रही हूँ, इफ अ मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स देन आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कि उसकी प्रॉपर्टीज ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, दैट इज ए थीटा। एज सिंपल एज दैट, कुछ ज्यादा नहीं था इसके अंदर, सेम है यूनिटरी और ऑर्थोगोनल सेम है एज इट इज। सम्स जो है ना इसके अंदर सेम वेराइटी ऑफ सम्स पूछे जाते हैं, प्रूव दैट द पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या प्रूव दैट द पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स एंड देन हेंस डिड्यूस इट्स ए इनवर्स। या फिर टाइप नंबर 2, इसके अंदर ही टाइप नंबर 2 क्या आता है, आपको दिया जाएगा ऑलरेडी कि ये जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस सिचुएशन में, और आपको कहा होगा प्लीज फाइंड ए बी सी और लैम्डा, जो भी आपको कहा होगा। ओके, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसके अंदर भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं। इफ अ मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स दैट मीन्स इट सेटिस्फाइज द कंडीशन व्हिच सेज ए इनटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू आई, देन फाइंड द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए बी सी और के और लैम्डा और म्यू, जो भी आपको पूछेंगे। ओके, सो होप सो आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब चलते हैं सम के ऊपर। यहाँ पे मैंने ना एक सम लिया है आप लोगों के लिए, दैट इज प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल एंड फाइंड, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। और इसके बाद जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखो, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू दिस इज यूनिटरी। मैंने ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दिया है, ऑर्थोगोनल वाला मैं सॉल्व करूंगी, यूनिटरी वाला आप सॉल्व करोगे। बहुत इजी है, सेम चीज है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा इमेजिनरी पार्ट दिखाई देगा, दैट इज बिकॉज हम यहाँ पे कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो बिना इमेजिनरी पार्ट के तो आप कॉन्जुगेट नहीं निकाल सकोगे। तो डरना मत सम को देख के, प्लीज डरना मत। यूनिटरी जब हम निकालते हैं तो ट्रांसपोज होता है, कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट निकालना होता है, इसके लिए इमेजिनरी चीजें दी जाती है, दैट्स ऑल। डरना मत, इमेजिनरी दिया है तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को चेंज करना है, साइन चेंज करनी है और ट्रांसपोज निकालना है। उसके बाद यूनिटरी प्रूफ करना है, तो फिर आपको क्या करना है, a इंटू ए थीटा इज इक्वल्स टू आई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसका ये वाला टर्म विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स, और यहाँ पे होगी, और जब ये होगी तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कि ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू अप्लाइंग प्रॉपर्टी। आपको लिखना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी जो है ना लिखनी पड़ेगी, नहीं लिखोगे तो मैम मार्क्स काट देगी, लिखोगे तो शायद मार्क्स कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन हमें लिखना जरूरी है। तो ए रेस टू थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ये पर्टिकुलर 1/2 ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स हमारे। सिर्फ आपको क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट निकालना है, उसका ट्रांसपोज निकालना है, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करना है। अगर यूनिटी आइडेंटिटी आ रही है देन इट्स प्रूव्ड कि वो यूनिटरी है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द सम व्हिच सेज फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, अगर आप पूछोगे कि मैम वो डायरेक्ट आपने प्रॉपर्टी कैसे बता दी कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज या फिर ए रेस टू थीटा, तो प्लीज़ ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो मैंने वीडियो बनाया है ना उसके अंदर आपको एग्जैक्टली ये चीज़ मैंने प्रूव करके भी बताई है, क्योंकि वन शॉट में इट्स नॉट पॉसिबल कि वो सारी चीज़ें हम कवर कर सके। आपको प्रॉपर्टी पता है, आप अब यूज़ कर सकते हो। वो कैसे आया, बहुत इजी वे में आया, आप लेक्चर में देख लोगे तो आपको मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 1 में है वो चीज़। ओके, अब हमें प्रूफ करना है ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। ये प्रूफ करना है, यानी कि आपको किसकी वैल्यू चाहिए होगी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए होगी। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, चेंज द रोज टू कॉलम्स, तो ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू रोज टू कॉलम्स, तो 1/3 तो एज इट इज रहेगा, जो रो है उसे कॉलम बना दो, -2 1 2 2 2 1 1 -2 and 2। ये क्वेश्चन 2018 में आया है। ओके, हो गया। फिर उसके बाद हमें अब सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को। ए ना, ए क्या है हमारे पास, 1/3 इंटू -2 1 2 2 2 1 1 -2 2, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारा 1/3 हमारा ट्रांसपोज वाला, दैट इज 2 -2 1 2 2 2 1 1 -2 and 2। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। आपको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू आई, तो हम डायरेक्टली तो शो नहीं कर सकते कि दिस इज इक्वल्स टू आई, प्लीज डोंट डू दैट थिंग। तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी, डैश इज इक्वल्स टू। ओके, अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है। लेट मी सी, मैंने एक बार सब्स्टिट्यूशन सही किया है ना,
बिकॉज सर्टन टाइम्स ना हो जाती गलती। चलो ये सही है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है, माई कैलकुलेटर उठाना है। इसके अंदर आपको अब सब्स्टिट्यूशंस करने हैं एंड यू विल गेट योर आंसर्स। तो कैसे निकालना है, आपको मेन्यू प्रेस करना है और जब आप मेन्यू प्रेस करोगे तो आपको एक मैट्रिक्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा। 1 सेकेंड, मेन्यू प्रेस करो। एक्चुअली ना वो वाले जो स्क्रीन था ना उसके अंदर हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर था डाउनलोडेड, इसके अंदर वो नहीं है, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो आप क्या करो, मेन्यू प्रेस करोगे, ये वाला कैलकुलेटर है यहाँ, ये FX991EX वाला। तो इसके अंदर आप जब मेन्यू प्रेस करोगे तो आपको 4th ऑप्शन दिखाई देगा, प्रेस 4। आपको क्या करना है, मैट्रिक्स 1 को डिफाइन करना है, मैट्रिक्स A को, तो 1 प्रेस करो। नंबर ऑफ रोज पूछेगा तो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। सारे एलिमेंट्स प्रेस कर दो तो आपको मिल जाएगा -2। -2 आप धीरे धीरे करके सब्स्टिट्यूट करते जाओ। -2 है, मैं सब्स्टिट्यूट करके आपको डायरेक्टली आंसर बताती हूँ, बेटर रहेगा। तो इस प्रकार से पहले आप A मैट्रिक्स को डिफाइन करो, उसके बाद B मैट्रिक्स को डिफाइन करो, और जैसे ही आप डिफाइन कर दोगे ना, डिफाइन करने के बाद आपको ना ऑप्शन वाला प्रेस करना है। ऑप्शन प्रेस करने के बाद ये इधर छोटा सा एक बटन दिखेगा ऑप्शन के साथ, ऑप्शन को प्रेस कर दो। ऑप्शन को प्रेस करने के बाद आपको आएगा कि आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है या आपको मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैट्रिक्स A के लिए 3 प्रेस कर दो, मैट्रिक्स फिर इनटू मल्टीप्लिकेशन वाला साइन प्रेस कर दो, फिर मैट्रिक्स B को सेलेक्ट कर दो बाय प्रेसिंग 4। और जब आप प्रेस करके इक्वल कर दोगे तो आपको आंसर मिल रहा है 900090009। प्लीज ये 1/3 को भूलना मत, दैट इज इक्वल्स टू 1/9। तो अब अगर इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहे हो सारे एलिमेंट्स को 9 से, तो आपको क्या मिलेगा, 1000001 1000001। दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने प्रूफ कर दिया कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करने के बाद वी नो दैट दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, कि A इनवर्स विल बी इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। दैट मीन्स A इनवर्स विल बी इक्वल्स टू जो हमारी मैट्रिक्स है A ट्रांसपोज की, यहाँ पे देखो ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल्स टू ये पूरे थिंग। 1/3 को प्लीज भूलना मत, हमने प्रूफ भी कर दिया, सारी चीजें कर दी। यही सेम चीज आपको यूनिटरी मैट्रिक्स के साथ करनी है एंड बहुत इजी है। परफॉर्म करो, ट्राई करो, हो जाएगा, आई एम डैम श्योर विद दैट। और नहीं समझ में आना है तो सेशन देखना, लेक्चर में मैंने बताया है, सेशन नंबर 1। फिर उसके बाद हम आते हैं अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अंदर आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सुना होगा ना, कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे हम वो चीज़ें करते हैं कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते जाते हैं, या फिर नेसेसिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आने तक या जीरो करने तक चीज़ें जो ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें हम करते हैं। जैसे कि कोई एक कॉन्स्टेंट को लेके दूसरे रो को लेके हम सब्ट्रैक्शन, एडिशन परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर डिवाइड करते हैं पर्टिकुलर रो को, उसको अगर 1 करना है बीच वाले डायगोनल एलिमेंट्स को। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ करते हैं, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन वाले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं। इसके बाद ये तो समझो बेसिक है, ये हमें आता है या हम करेंगे, सीख लेंगे। हमारा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है एक्चुअली, यहाँ पे देखो पूरा डेफिनेशन ही लिखा है मैंने, बिकॉज डेफिनेशन से समझना इज मच मोर ईजियर। इफ या लेट ए बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मतलब कि जहाँ पे एलिमेंट जीरो नहीं है, then the integer r is called rank of matrix A if r क्या है, हमारा रैंक है। रैंक को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, छोटे वाले r से, ओके। तो उसका रैंक A का जो भी है वो कैसा होगा, there exist at least one minor of order r of A which is non-zero। माइनर होप सो आपको पता होगा, जब हम सॉल्व करते को फैक्टर्स निकालते, माइनर्स निकालते, डिटर्मिनेंट निकालते हो, समझ लो आप, तो उस समय भी आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है माइनर्स एंड ऑल की। तो ये क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट एक ऐसा हमारे पास माइनर होगा जिसका वैल्यू 0 नहीं होगा, नहीं तो उसका रैंक हो जाता है वो माइनर का, वो पर्टिकुलर जो ऑर्डर होगा उसकी वो रैंक हो जाती है। नेक्स्ट, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन r इज 0। every minor of order greater than r is 0। जैसे कि वो पर्टिकुलर, अब आपको r मिल गया, तो r मिलने के बाद जितने भी r से बड़े माइनर्स होंगे ना, r से बड़े वाले माइनर्स होंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। तो रैंक ना बहुत इजीली हम निकाल लेते हैं। हमारे पास 2 मेथड्स है एक्चुअली रैंक के लिए। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इक्लोन फॉर्म।
इससे आप रैंक निकाल सकते हो, या फिर नॉर्मल फॉर्म से आप रैंक निकाल सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्म को हम यूज़ करके कैसे रैंक निकालते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑल के साथ। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस इक्लॉन फॉर्म। होप सो आपने पढ़ा भी है इक्लॉन फॉर्म 12th स्टैंडर्ड में। आई एम नॉट डैम श्योर कि आपने पढ़ा है कि नहीं, बट मुझे पता है ये कि रैंक ऑफ इक्लॉन फॉर्म में क्या होता है एक्चुअली। इक्लॉन फॉर्म इज समथिंग जिसके अंदर ना, जैसे कि समझ लो मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर नंबर ऑफ जो 0 रोज होते हैं ना, वो बॉटम मोस्ट हो। जैसे कि मेरे पास एक एलिमेंट रो है, मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ये पर्टिकुलर, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि जो बॉटम मोस्ट रो है ना, बॉटम मोस्ट रो वो क्या है, कम्प्लीटली 0 है। तो इस प्रकार से भी करते हो। या फिर इसके अलावा एक चीज़ होती है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं ना, उसके बाद वो ना एक एक करके इंक्रीज होते जाते हैं। क्या होते हैं, एक एक करके इंक्रीज होते जाते हैं। तो इसे भी हम इक्लॉन फॉर्म कहते हैं। तो इक्लॉन फॉर्म इज बेसिकली कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं ना, वो बॉटम मोस्ट रो में आ जाते हैं, या फिर वो कैसे हो जाते हैं, इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फर्स्ट एलिमेंट के नीचे धीरे धीरे करके इंक्रीज होते जाते हैं। अगर मैं 3 × 3 की बात करूँ तो वो ऐसे दिखने लगेगा। अगर मैं 4 × 4 की बात करूँ तो वो धीरे धीरे करके ऐसे इंक्रीज होते जाएगा। और फिर ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ की लास्ट मोस्ट रो जो है वो कम्प्लीटली 0 हो जाए। तो इसमें क्या है, आप नोटिस कर रहे हो कि जो ज़ीरोज़ है ना वो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट के नीचे। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक रो जो है बॉटम मोस्ट में, बॉटम मोस्ट जो लेयर होती है हमारी, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ जाते हैं। इसके ऊपर में देखोगे तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मैक्सिमम है, उसके ऊपर देखोगे तो 1 से कम हुआ, फिर 1 से कम, फिर 1 से कम, ऐसे करते करते वो होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्लॉन फॉर्म। अब जब आप इक्लॉन फॉर्म करते हो ना, तो इसके हेल्प से हम रैंक निकाल सकते हैं। कैसे? द रैंक ऑफ इक्लॉन फॉर्म इज इक्वल्स टू द रैंक बाय या इन लिख दो या बाय, जो भी। द रैंक इन इक्लॉन फॉर्म इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज कंटेनिंग नॉन जीरो एलिमेंट्स। नंबर ऑफ रोज आपके जो है, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितने ऐसे रो है जिसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स है, दैट इज 1 2 3। तो ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 3। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंक अगेन 3। यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, एक भी एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। तो ये कैसे हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे रैंक कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप सम्स करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा दैट रैंक इन इक्लॉन फॉर्म इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज कंटेनिंग नॉन जीरो एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे कंप्लीटली जीरो था, तो इसे आप हटा दो, प्लीज डोंट पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस, इसको हटा दो। तो इसके अलावा जितने भी नॉन जीरो रोज कितने बचे आपके पास, 5 बचे। तो आपका रैंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे आप देखोगे तो बॉटम मोस्ट रो में फिर भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो एक पूरा कंप्लीट रो एलिमिनेट हो जाएगा, तो रैंक कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये सारी चीजें आती है। अब इक्लॉन फॉर्म जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो, यानी जितने भी ऑपरेशंस करने हैं रोज में करना, कॉलम्स में मत करना। जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे वो इस पर्टिकुलर फॉर्म में आएंगे, ये एलिमेंट के ऊपर आएगा, ये एलिमेंट इसके ऊपर, मतलब रोज के साथ करना। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन प्लीज परफॉर्म मत करना, पूरा का पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम इक्लॉन फॉर्म में नहीं यूज करते। बहुत सारे बच्चों ने सेशंस के ड्यूरेशन में कमेंट सेक्शन में पूछा था कि क्या करें, लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन करना स्ट्रिक्टली बुक में भी दिखा गया कि रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली व्हाइल यूजिंग इक्लॉन फॉर्म। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक। स्टेप्स भी इसके साथ ही देखेंगे जब हम सम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। सम क्या कहता है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू इक्लॉन फॉर्म। आपको इसको रिड्यूस करना है इक्लॉन फॉर्म में, यानी कि बॉटम मोस्ट एलिमेंट आपका 0, बॉटम मोस्ट रो या तो 0 हो जाएगा, या फिर वहां पे आपको क्या करना है, एक एक करके 0 धीरे 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 करके बढ़ाते जाना है। जैसे कि यहाँ पे 0 लाना है सबसे पहले, फिर यहाँ पे 2 एलिमेंट्स को, फिर इसके बाद यहाँ पे 3 एलिमेंट्स को आपको 0 करना है। तो ऐसे धीरे धीरे करके 0 करते जाओ।
आपको फिर उसके बाद हेंस डिड्यूस क्या करना है, रैंक। तो जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे हमारे पास, नॉन जीरो रोज होंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा रैंक हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो लेट अस डू वन सम। यहाँ पे आपको दिया गया है ए मैट्रिक्स। आप ध्यान से देखोगे तो जब भी हम सॉल्व करते हैं तो पॉइंट नंबर वन, स्टेप नंबर 1, मेक श्योर दैट A11 इज यूनिटी। वो मेरा n है, आई राइट n लाइक दिस ओनली। वो मेरी गंदी आदत है एक। ओके ना, आई रोट लाइक दैट। तो वो हमारा जो A11 है ना, वो 0 होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए। यूनिटी मीन्स 1। वो 1 यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलरेडी 1 है, और अगर 1 नहीं है, समझ लो 1 नहीं है, जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे पास 2 होता तो मैं क्या कर सकती थी, यहाँ पे देख रहे हो ना सेकेंड रो, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो यहाँ पे सेकेंड रो है, यहाँ पे आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो क्या कर दो, एक्सचेंज 2 सेकेंड रो विथ फर्स्ट रो, ये कर सकते थे। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पे 2 था तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 भी कर सकते हो। यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो, अगर आपको नहीं रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो वो चीज़ हो गई। अगर समझ लो मेरे पास यहाँ पे 1 था, ये 2 के जगह पे मेरे पास 1 था, तब आप क्या करते, ये उठा के इधर चेंज कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते। दैट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन नॉट डू दैट इन इक्लोन फॉर्म। तो हमें क्या करना है, इफ यू वांट तो आपको क्या करना है, या तो एक्सचेंज कर दो रो टू रो, या तो फिर डिवाइड कर दो। ओके क्या करना है, या तो एक्सचेंज कर दो या तो डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना, वरना सच में गड़बड़ कर दोगे। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो ऑलरेडी हमारे पास यूनिटी है, तो हमें कोई संताप लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी इरेज दिस, संताप लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रायोरिटी इज टू मेक दिस एलिमेंट 0, दिस एलिमेंट 0, दिस एलिमेंट 0 विथ रिस्पेक्ट टू R1। किसके लिए चेंजेस कर रहे हो, जो मेरा मंत्रा था वो ऐसा ही था। किसका कर रहे हो, R2, R3 एंड R4 का। तो जिसका कर रहे हो उसको पहले लिख दो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, उसको बाद में लिख दो, हो गया। उसके बाद क्या ऐसा ऑपरेशन करोगे कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो R2 माइनस R1 कर दोगे तो 0 हो जाएगा। इधर क्या ऐसा ऑपरेशन करोगे, ये करोगे। नेक्स्ट क्या है, 3। नहीं विश्वास हो रहा, सब्स्टिट्यूट कर लो। R4 क्या है, 3 माइनस 3, R1 क्या है, 1, व्हाट इज 3 माइनस 3, 0। आपने अचीव कर लिया, एज सिंपल एज दैट। ज़्यादा दिमाग नहीं फोड़ना है, जो मंत्रा है धीरे धीरे करके याद कर लो, हो जाएगा। अब हमारा एक क्या हो जाएगा, 1 0 0 0। फर्स्ट रो जिसके रेस्पेक्ट में किया है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो वो एज इट इज है 3 2 2। थोड़ा बोर्ड शाइन कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे देखो 2 माइनस, धीरे धीरे करके ऑपरेशन लगाना है, R2 माइनस R1, तो 2 माइनस 3 कितना होगा, -1। नेक्स्ट 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास, -1। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट 4 माइनस, यहाँ पे अब मल्टीप्लीकेशन है तो ऐसे कर दो, 4 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, -2। नेक्स्ट 3 माइनस 2 इंटू 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट 4 माइनस 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 0 लिख दो। नेक्स्ट, हाँ थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। अब फोर्थ रो के लिए आपको लगाना है, तो R4 माइनस 3R1, तो ये कैसे हो जाएगा, R4 क्या है हमारे पास, 7 माइनस 3 इंटू 3, तो ये क्या होगा, 7 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, सॉरी 4 माइनस 3 इंटू R1 इज 2, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन -2 हमारे पास बचा। नेक्स्ट 8 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2। तो हमें ये चीज़ मिल गई, सारी चीज़ें मिल गई। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या बचता है, इसके ऊपर अब हमें 0 लाना है। जैसे कि 1 0 हो गया था, नेक्स्ट टास्क क्या था, 1 से यहाँ पे हमें 0 लाना है, यहाँ पे भी हमें 0 लाना है, क्योंकि हमें क्या करना, नंबर ऑफ जीरोस को धीरे धीरे करके इंक्रीज करते जाना था। तो यहाँ पे इन दोनों की इसमें 0 लाना है, यानी कि किस में लाना है, R3 एंड R4 में। तो उसे ऐसे लिख दो, किसके रिस्पेक्ट में लाओगे माय डियर्स, अब किसके रिस्पेक्ट में लाओगे,
R2 के रेस्पेक्ट में लाओगे, किसके, R2 के। तो हमें R2 लिखना है। R2 मेरा क्या है, -1 है, यहाँ पे मेरे पास -2 है। तो मुझे ऐसा क्या करना है इनके बीच में कि मुझे आंसर मिलेगा टू बी इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या करूँगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी -2 से, तो क्या हो जाएगा -2 ये क्या किया मैंने, -2 से इस प्रकार से 1 सेकेंड, -1 है मेरे पास, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और बीच में इनके सब्ट्रैक्शन कर दूंगी। तो मुझे एक एडवांटेज मिल जाएगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, मेरे पास ऑलरेडी -2 एग्जिस्टिंग है, तो फिर -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स ऑल यू नीड टू डू इज ये चीज़। तो हमें दोनों जगह पे वही चीज़ करनी है, -2 क्योंकि सेम है ना दोनों, तो विल बी इक्वल्स टू 0। चलो अब करते हैं परफॉर्म। तो हमारा ए क्या हो जाएगा, R1 में तो कोई चेंजेस नहीं है, R2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, और ये हमारे पास 0 है, इसको हमने 0 बनाया ये ऑपरेशन लगा के। अब हमें क्या करना है, ये 4 एलिमेंट्स निकालने। चलो -1 - 2 इंटू R2 इज -1, तो ये क्या होगा, -1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू +1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0, तो 0 - 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे मेरे पास -2 आ गया। नेक्स्ट -2 - 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -2 + 2 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 2 - 2 इंटू 1 दिस विल इक्वल्स टू 2 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। हम आ गए। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे हम मैक्सिमम रिड्यूस कर चुके थे, इससे ज़्यादा आप क्या ही करोगे ना। अब इसके अंदर यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो ये जो बॉटम मोस्ट रो है हमारे पास वो क्या हो गई, 0 हो गई, यानी कि हम इक्लॉन फॉर्म में आ गए, इक्लॉन फॉर्म तक आ चुके हैं। अब हमारा रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है, ये रो पूरा 0 है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो, इसके ऊपर हाथ रख दो या भूल जाओ। अब देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, इसके अंदर, फिर इसके अंदर एक, फिर इसके अंदर भी हमारे पास है नॉन जीरो एलिमेंट्स, इसके अंदर भी आप देखोगे तो नॉन जीरो एलिमेंट्स है, 1 और -2 तो है। तो यानी कि इधर आपका रैंक कितना हो गया, 3 हो गया। एज सिंपल एज दैट, इतना ही रहता है इसके अंदर और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, ज़्यादा कुछ नहीं है। होप सो आपको समझ में आया है। सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट टू ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्राइटेरियाज टू बी रिमेंबरिंग व्हेन वी आर सॉल्विंग फॉर इक्लॉन फॉर्म वाला। नंबर 1, मेक A11 टू बी इक्वल्स टू 1, उसको यूनिटी करना जरूरी है। उसके बाद अप्लाई ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड गेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, जहाँ की मतलब एक अगर 0 है तो उसके बाद 2 0 आएगा, फिर 3 0, इस प्रकार से, और करते जाओ जब तक आपको मैक्सिमम नंबर्स मिल जाते हैं। मतलब जीरोस या तो कम्प्लीटली एक रो एलिमिनेट हो जाता है, 0 हो जाता है, या फिर आप इससे ज़्यादा आप 0 नहीं ला सकते, तब तक आपको मूव करना है। फिर उसके बाद आपके रोज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हो जाएंगे, ऐसे रोज जिसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स कंसिडर हो। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा रैंक, और इस प्रकार से आपको बताया जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन तो छोटू सा था, यानी कि 5 मार्क्स का होगा। अगर थोड़ा लेंदी प्रोसेस आ जाता है जिसके अंदर ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल पार्ट्स हो जाते तो वो क्या हो जाएगा, 8 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। दैट्स ऑल। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज नॉर्मल फॉर्म और फर्स्ट कैनोनियल फॉर्म। तो ये वाला क्या कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बिकॉज ये टॉपिक के ऊपर तो मैंने सम्स 1-2 ही देखे, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है, उसके ऊपर सम्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एवरी m into n मैट्रिक्स ऑफ रैंक R। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। ओके, अब इसमें m एंड n सेम हो ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑफ R, जिसकी रैंक क्या है R, कैन बी रिड्यूस्ड टू फॉर्म, ये उसका फॉर्म है जिसमें हम उसको रिड्यूस करेंगे, वेयर I of R डिनोट्स यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R बाय द फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आया तो मत ध्यान दो इतना। ये चीज़ पर्टिकुलरली ये कहती है हमें कि आपको ऐसे नॉर्मल फॉर्म तक जाना है, जैसे कि I of 0। अब ये IR क्या है पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, बेसिकली यूनिट मैट्रिक्स होती है। जैसे कि समझ लो मैंने आपको ये कह दिया, तो इसके अंदर आप नोटिस करोगे तो ये मेरी क्या हो जाएगी, I of R हो जाएगी, जिसके अंदर आप नोटिस करोगे कि 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास,
एक्चुअली कैसे दिखता है जब आप 2x2 मैट्रिक्स देखते हो तो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होता है, ये होता है। तो इसके अंदर वो कैसे हो जाएगा, इधर आपको क्या मिला, कितने का है ये ऑर्डर, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो यहाँ पे मेरी आर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और आर क्या डिनोट करता है, रैंक डिनोट करता है, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की रैंक क्या है, 2 है। समझ लो मैंने आपको दे दिया ये क्वेश्चन, सॉरी ये ऐसा फॉर्मेट में अगर आपको, अरे सॉरी ऐसे फॉर्मेट में अगर आपको आंसर आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, कितने भी जीरो, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में आप अगर उसको ला रहे हो, अगर समझ लो इस प्रकार से आ गया। अब मुझे बताया आपको यहाँ पे कितने का ऑर्डर दिखाई दे रहा है जिसकी यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, यानी कि 3x3 मैट्रिक्स जो है उसका रिजेंबलेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो ये पर्टिकुलर रोज एंड ये पर्टिकुलर कॉलम्स को आप हटा दो, भूल जाओ, तो आपको ये इतने पार्ट के ऊपर ध्यान दो, इतने से। तो ये कैसे दिख रहा है, आपका डायमेंशन कितना है, 3, यानी 3x3 मैट्रिक्स का है। यहाँ पे मैंने जीरोस डाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा, r = 3 हो जाएगा। बस इतना ही है। अब इसको करने के लिए नॉर्मल फॉर्म जब आप करते हो तो इसको करने के लिए आपको रो एंड कॉलम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने होते हैं। सही सुना, इधर हम दोनों चीजें यूज करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे भी तो जीरो लाने हैं ना। यहाँ पे आप नोटिस करें, यहाँ पे भी तो जीरोज है, उसके साथ यहाँ पे भी जीरोज है। इसके लिए हम रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों परफॉर्म करते हैं। मेक श्योर आई क्या होगा, हम आर क्या होगा हमारा, ये जो जितना भी डायमेंशन का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है उतना आपका आर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब हम बढ़ते हैं हमारे सम की ओर, बिकॉज दैट इज आवर कंसर्न। आप जब सम देखोगे तो स्टेप्स अपने आप समझ में आ जाएगा। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। ऐसे मेंशन्ड होगा कि नॉर्मल फॉर्म, या फिर अगर डायरेक्टली बोला रैंक निकालना है तो आपको वो 2 मेथड्स मिल जाएंगे, एक इक्लॉन फॉर्म और दूसरा नॉर्मल फॉर्म। 2 मेथड्स है आपके पास टू फाइंड रैंक। मेंशन किया है तो मेंशन वे से करो, नहीं मेंशन किया है तो आपको जो वे अच्छे से आता है उससे करो। तो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दी गई है 1 1 3 1 -1 1 1 -1 1। आपको कहा है यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म जब हम यूज करते हैं तो इसके अंदर हमें दोनों ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना होता है और नॉर्मल फॉर्म तक मूव करना होता है, और उसके बाद जितने भी आपको डायमेंशन का यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखेगा वो उसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द सम एंड लेट अस सॉल्व द सम। इसका जो वर्किंग रूल है ना, उसका भी जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो क्या है पता है अगेन जो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट जो है था हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, दैट शुड बी इक्वल्स टू यूनिटी। क्या होगी वो, यूनिटी होगी, यानी कि 1 होनी चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो क्या करो पता है, रो अगर कहीं और रो में आपको 1 दिख रहा है तो उससे एक्सचेंज कर दो, या फिर अगर कोई कॉलम में आपको 1 दिख रहा है ना तो आप वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में लगा सकते हो। समझ लो यहाँ पे मेरे पास 2 होता तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आपको जो करना है कॉलम से एक्सचेंज करना है तो कॉलम से कर दो, रो से एक्सचेंज करना है तो रो से कर दो, बिकॉज नॉर्मल फॉर्म सेज दैट आप यहाँ पे रो एंड कॉलम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ही नेसेसरी थिंग्स करोगे। हमारे पास A है, अब हमें क्या करना है, इसे धीरे धीरे करके ना इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक कन्वर्ट करना है, धीरे धीरे करके। तो यानी कि हमें क्या करना है, 1 0 0 1 0 0 इस फॉर्मेट में इसे लाना है, यानी कि ये दोनों एलिमेंट 0 होने चाहिए और ये दोनों एलिमेंट 0 होने चाहिए। प्लीज एक काम करना, जब भी आप नॉर्मल फॉर्म करोगे ना, पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन करना। क्या करना, पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों, मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए, R2 एंड R3 के लिए। तो R2 और R3 के लिए तो हम वो चीजें पहले लिख लेंगे। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, R1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। वो तो यूनिटी था ही तो कोई मस्ती नहीं की हमने, नहीं रहता तो करना पड़ता या डिवाइड करना पड़ता। नेक्स्ट हमें क्या करना है, R2 - R1 कर दोगे तो 0 हो जाएगा, R3 - 3R1 कर दोगे तो 0 हो जाएगा। चलो अब क्या आएगा आंसर, 1 0 0 हो जाएगा, ये ऐसे ही बचा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, -1 दैट इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे क्या आएगा, -2। नेक्स्ट -1 -1 -2। नेक्स्ट 1 -3 × 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 3 दैट इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, अब हमें करना है ये दोनों एलिमेंट्स को 0, राइट। ये दोनों एलिमेंट्स को 0 करने के लिए हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। किस कॉलम में, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड कॉलम में। किसके रेस्पेक्ट में, C1 के रेस्पेक्ट में।
जो जैसे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना वैसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या कहता है वो, हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 है ये भी 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली माइनस R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 सॉरी C2 माइनस C1 C3 माइनस C1। अब मैंने आपको क्यों कहा था कि पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन करना, दैट इज यहाँ पे तो हमारे पास जीरोज है। अब ये ऑपरेशंस अगर आप कर भी रहे हो तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो -2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू -2, नेक्स्ट -2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू -0, बट करके देखना, डायरेक्टली मत लिख देना, करके देखना एक बार क्या आ रहा है आपको वैल्यूज। अगेन -2 आ जाएगा यहाँ पे। ओके तो बहुत सिंपल था कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, ज़्यादा कुछ नहीं होता कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में, तो रो में हमें मेहनत होती है। अब हमें क्या करना है, हम कहाँ तक आए, 1 0 0 0 0 तक आए। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे ये दोनों टर्म्स 0 होते हैं। तो लेट्स डू दैट थिंग। यहाँ पे 1 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -2। तो लेट अस डू R2 इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय -2। तो आपको क्या मिलेगा, 1 0 0 0 0 1 1 -2 राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हमें ये मिल गया, 1 तो मिल गया। अब इन दोनों को 0 करना है, यानी कि R3 में चेंजेस लाने विथ रिस्पेक्ट टू R2। तो ये हमारे पास -2 है, ये 1 है, तो ऐसा क्या करोगे, तो +2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा -2 -3। यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 1 0 0 0 0 1 0 सॉरी 0 कैसे आ गया हमने इसके लिए कर किया ना, तो वो 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है, ये हमारा 1 है, -2 + 2 × 1 दैट इज इक्वल्स टू -2 + 2 0, ये 0 हो गया भाई साहब। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है यहाँ पे, दैट इज C3 में लगा रहे हो, C2 के रिस्पेक्ट में C3 - C2 कर दो डायरेक्टली, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको कितने डायमेंशन, कितने का मैट्रिक्स दिख रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है, यहाँ पे देखो 2 × 2 दिख रहा है, यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ I2 0 0 0 राइट। ये तो मेरा I2 है ना, तो ये मेरा I2 0 0, ये 0 वाला कॉलम, ये 0 वाला रो, इस प्रकार से। इसका मतलब R क्या हो गया, 2 हो गया, बिकॉज हम इसे कैसे लिखते थे, IR होता था, दैट इज R इज इक्वल्स टू 2। नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया और हमारा रैंक क्या हो गया, 2 हो गया। एज सिंपल एज दैट, कुछ ज़्यादा नहीं था नॉर्मल फॉर्म में, बहुत ईजी था। रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप यूनिटी लाना है A1 एंड A2 A11 में, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आपको यूनिटी लानी है। नहीं है यूनिटी, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। अगर ये दोनों नहीं लगा पा रहे, लाइक लगा 1 है ही नहीं, कहीं पे भी मिल नहीं रहा आपको 1, तो क्या करो, पूरे टर्म को उस पर्टिकुलर रो से या पर्टिकुलर रो को क्या कर दो, वो एलिमेंट से डिवाइड कर दो, यानी कि अगर 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 1 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। जब आप यूनिटी कर दोगे उसके बाद आपका होता है कि धीरे धीरे रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा लगा के आपको क्या करना है, उसे उसके नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, यानी कि ऐसे फॉर्म में लाना है कि वो IR यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक रिप्रेजेंट करने लगे। ऐसा भी पॉसिबल है हाँ कि आपको इस प्रकार से भी मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास IR क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो I3, तो वो कैसी हो जाएगी हमारे पास, R की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी आ सकता है हाँ। ये हो गया, इतना ही चीज़ है नॉर्मल फॉर्म में। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हमें आते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे आपको आता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन, कंपल्सरी क्वेश्चन आता ही आता है, मेरे टाइम पे भी आया था इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है वो, रिडक्शन ऑफ द मैट्रिक्स A टू द नॉर्मल फॉर्म PAQ। आपको मैट्रिक्स A दी जाएगी, आपको इसको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में, जहाँ जैसे कि PAQ। उसका डेफिनेशन क्या है ना, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ रैंक R, मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसकी रैंक क्या है R, देन देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q। P और Q क्या है, हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इनका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब ये होता है ना सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गया, P एंड Q हमें निकालनी पड़ती है सच दैट PAQ इज इक्वल्स टू नॉर्मल फॉर्म। PAQ क्या है, हमारा नॉर्मल फॉर्म है। P हमारा
क्यू हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो हमें निकालने हैं। इन दोनों को निकालने के लिए हमें मार्क्स मिलते हैं। ए को ऐसे ही रहने देते हैं, ए के साथ कोई छेड़छानी हम नहीं करते। और उसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में जो भी मैट्रिक्स दी जाएगी उसे क्या करते हैं, धीरे धीरे करके नॉर्मल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, जो भी उसका नॉर्मल फॉर्म होगा। और जो नॉर्मल फॉर्म होगा फिर उसके बाद जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी वो उसका रैंक हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दो चीजें पूछी जाती है। नंबर 1 रेड्यूस इट टू नॉर्मल फॉर्म, नंबर 2 सॉरी 3 चीजें, नंबर 2 फाइंड द रैंक, ऑफ कोर्स आपको रैंक मिल जाएगा। नंबर 3 फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, गलती से भी छोड़ के गए 8 मार्क्स भूल जाना। अब सम की ओर बढ़ते, काफी इजी है, जब आप करोगे ना सम एक्चुअली तो आपको समझ में आएगा। बस इतना याद रखना, ओके। और इतना याद रखने के बाद भी ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके स्टेप्स, इसकी जो वर्किंग रूल है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको बुक में लिखो और बुक में लिख के कहीं दीवार पे चिपका दो, वट एवर यू वांट टू डू विद दिस स्टेप्स, बट प्लीज मेमोराइज इट, प्लीज मग अप नहीं करना, उसे कॉन्सेप्चुअली समझना कि हमने क्या क्यों कैसे लिया, ओके। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन वर्किंग रूल। चलो वो भी देख लेते हैं अब। तो इसका जो वर्किंग रूल है ना वो क्या कहता है, सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो क्या है, I इज इक्वल्स टू पी ए क्यू, राइट। इसको ध्यान दे दो और जो ऊपर लिखा है ना उसको ध्यान में दो। क्या कहता है पता है, हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ये, A इज इक्वल्स टू ए, जो भी आपका गिवन मैट्रिक्स होगा वो लिख दो, इज इक्वल्स टू आई एम। एम क्या है पता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं हमारे, तो फिर आई एम क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे उसको लिख दो। जैसे कि समझ लो मेरा ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो मेरे पास ये कैसे हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। फिर मैं ए को एज इट इज रखूंगी, ए को मैं टच नहीं करूंगी, लेट इट बी लाइक दैट ओनली, कुछ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। एन क्या है, नंबर ऑफ रोज होते हैं हमारे, तो फिर एन क्या होगा उसकी वैल्यू डाल दो। अगेन एन इज 3, तो वहां पे क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो ए है ना ए, इसको धीरे 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 करके ट्रांसफॉर्म करेंगे आई, यानी कि नॉर्मल फॉर्म तक। कहाँ तक, नॉर्मल फॉर्म तक ट्रांसफॉर्म करेंगे। और जैसे जैसे हम इसको ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे तो हमें लास्ट में क्या मिल जाएगी, जो भी उसका नॉर्मल फॉर्म होगा, जो भी डिनोट करेगा मैट्रिक्स हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, वो उसकी रैंक हो जाएगी। तो उधर से हम इसकी रैंक निकाल सकेंगे। इसके बाद जब आप ये पर्टिकुलर रो ए के ऊपर जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो वो आपको कहाँ लगानी है, इस पर्टिकुलर फर्स्ट मैट्रिक्स के ऊपर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप रो को लेके इधर लगाओगे वही चीज यहाँ भी लगानी है। प्लीज इसको भूल जाना, इस पार्ट को भूल जाना। और जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे ए के ऊपर तब आपको ये वाले पार्ट के ऊपर ध्यान देना है और इसे भूल जाना है। याद आ रहा है मैंने सेशन में कुछ कहा था, आंख बंद कर लेना है जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, तो फिर आपको इसके लिए आंख बंद करना है, इसके और इसके ऊपर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तो इसके लिए आंख बंद कर देना है और इन दोनों के ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा देना है, ओके। एज सिंपल एज दैट। जब आप उसे कन्वर्ट कर दोगे नॉर्मल फॉर्म में, जब आप ए को नॉर्मल फॉर्म में ला दोगे तब जाके आपको वैल्यू मिलेगी पी और क्यू की। जो आपका फाइनल स्टेटमेंट होगा ना, उससे आपको जब आप इसके ऊपर रो और इसके ऊपर कॉलम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाते 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 ये आई बन जाएगा, तो लास्ट में जो हमारे पास मैट्रिक्स बचेगी वो किस फॉर्म में होगी, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, जहां पे हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी वो होगी पी, सेकेंड मैट्रिक्स क्या होगी क्यू। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन आवर क्वेश्चन, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, बिना क्वेश्चन के कैसे समझोगे आप। क्वेश्चन समझ लो, हो जाएगा। यहाँ पे भी जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना वो यूनिटी होनी चाहिए। जो हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट है ना A11 वो यूनिटी होना ही चाहिए, ओके। यूनिटी हो जाएगा फिर ही तो सारे स्टेप्स होंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q। डायरेक्टली क्वेश्चन इसी प्रकार से होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q, ऐसा ही होता है। A इज इक्वल्स टू, आपको A मैट्रिक्स दी गई है, रेड्यूस इट टू नॉर्मल फॉर्म। स्टेप नंबर 1 इज आपको क्या करना है, रेड्यूस। इसको जैसे जैसे नॉर्मल फॉर्म में रेड्यूस करते जाओगे वैसे वैसे आपको चीजें मिलती जाएंगी। आल्सो फाइंड द रैंक, जब इसको नॉर्मल फॉर्म में रेड्यूस कर ही दोगे तो आपको तो मिल ही जाएगा ना रैंक। एज सिंपल एज दैट, ज्यादा कुछ नहीं करना। चलो A ले लो। अब हमें रैंक निकालना है, हमें पता है ना जो चीज हमें है, दैट इज A इज इक्वल्स टू AM A IN। ये हमारा स्टेप है। हमारा जो A है वो कितना है, 3x3 मैट्रिक्स है।
3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ना, तो यानी कि हमारा ये कैसे हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू I3 AI3, राइट। A लिख दो, A क्या है 1 1 1 1 -1 -1 3 1 1, I3 यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नेक्स्ट A ऐसे ही रखना है, अगेन हमारे पास वो 3 है तो हमें 3 की मैट्रिक्स लिखनी है। और अगर समझ लो कुछ और होता ना, जैसे कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नहीं है, ऐसा भी होता है ना कि 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स अगर आपको दी है तो प्लीज़ मेक श्योर वहाँ पे एम एन एन की वैल्यू अलग है, तो फिर उसके जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी सॉरी वो भी अलग होंगे। जैसे कि समझ लो यहाँ पे 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स होता है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास कैसे मिलता है 1 0 0 0 0 1 0 0 1, और हमारा ये कैसे हो जाता 4 ना, इस प्रकार से यहाँ पे हमारा A हो जाता। तो वो समथिंग वेरिएशन आते रहते हैं जैसे जैसे आपको सम आएगा। मैंने तो 3 क्रॉस 3 लिखा है बिकॉज मेजॉरिटीली तो 3 क्रॉस 3 के ऊपर पूछा जाता है। समझ लो आपका नसीब में कोई प्रॉब्लम है तो 4 क्रॉस 4 भी आ 3 क्रॉस 4 आ जाए, 4 क्रॉस 5 आ जाए, होता है, ये भी होता है। तो अब हमें क्या करना है, जब हमें इसे धीरे धीरे करके नॉर्मल फॉर्म में लाना है। नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो इसमें मूवमेंट्स होंगे, जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसमें मूवमेंट्स होंगे। ओके, तो ऐसे करते करते हम पी और क्यू के ऊपर जाएंगे। सो लेट अस मूव विथ पहला स्टेप, दैट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमारी नेसेसिटीज क्या होती है, हमें ऐसे मूव करना है, इसको 1 करना है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे देखो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने करवाया है ना आपसे, अभी जस्ट तो किया, सेम चीज़ है। चलो करते हैं। R2 में और R3 में चेंजेस लाने, किसके रेस्पेक्ट में लाओगे, R1 के। क्या ऑपरेशन करोगे, ये वाला ऑपरेशन करोगे। अब तो आपको ये तुरंत समझ में आना चाहिए, सेशंस में तो भाई साहब इतना इसमें प्रैक्टिस किए ना, 2 सम लिए थे आई थिंक से, 2 या 3। अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा 1 0 0 1 0 0, यहाँ पे क्या है 1 है, और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, इसके लिए क्या करनी है, आंखों को अपने बंद कर देना है, अंधे हो जाने हैं, जो करना है करना है। हैंकरचीफ रख दो, कैलकुलेटर रख दो, जो करनी है करना। यहाँ पे इसे छुपा दो और ये कैसे हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब यहाँ पे हमारा R1 तो स्टेबल ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। ऑपरेशन लगा देते हैं, चलो ऑपरेशन कर दो इसका, हम डॉक्टर्स नहीं है फिर भी ऑपरेशन कर रहे हैं। -1 दैट इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे क्या आएगा -1 -1 -2, अगेन हियर इट इज 1 -3 into 1, अगेन -2 नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, 0 -1 -1 1 -0 1 0 -0 0 0 -3 into R1 that is -3, 0 -0 0 1 -3 into 0 1। डन। नेक्स्ट स्टेप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इसको अब हमें 0 करना है तो हमें R2 और C3 और C2 में चेंजेस है, किसके रिस्पेक्ट में, C1 के रिस्पेक्ट में कर दो चेंजेस जो भी है। क्या करोगे, C1 - C2 करोगे, C3 - C1 करोगे, तो कैसे हो जाएगा 1 0 0 0 0 -2 ये हो गया। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू, इसमें आंख बंद कर देना है, क्लोज योर आइज, कंप्लीटली क्लोज योर आइज। 0 0 -1 1 0 -3 0 1। ए फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वो एज इट इज रहेगा। अब हम बढ़ते आगे, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे C2 - C1, दिस एंटायर थिंग विल बी सेम, -2 -2 -2 -2 सेम होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन C2 - C1, 1 - 0 इज 1, 0 - 1, सबसे पहले यहाँ से ना, 0 - 1 इज -1, 0 - 1 इज -1। नेक्स्ट 1 - 0 इज 1, 0 - 0 इज 0, 0 - 0 इज 0 एंड 1 सेकेंड, हाँ 1 - 0 इज 1 हो गया भाई साहब। अब आगे नेक्स्ट स्टेप
अब हमें क्या करना है, 1 0 0 0 0 तक आ गए। नेक्स्ट यहाँ पे 1 होना चाहिए और फिर यहाँ पे 2 टर्म्स हमारे क्या होंगे, जीरोज होंगे, राइट। ऐसे बनाते जाओगे धीरे धीरे तो भी चलेगा। अब ये 1 चाहिए, यानी कि ये वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए, यानी कि R2 को क्या करो, R2 डिवाइडेड बाय -2 कर दो, तो वो अपने आप सारी चीज़ें 1 हो जाएगी, वो एलिमेंट 1 हो जाएगा। तो 0 1 1 0 -2 -2। और यहाँ पे क्या करनी है, आँखों को अंधा कर देना है, बंद कर दो आँखों को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय -2 इज 1/2, 1 बाय -2 0, -3 0 1। आँखों को अंधा करो, चलो ए 1 -1 -1 0 1 0 0 0 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे 0 करना है, दैट इज R3 को आपको 0 करना है। तो R3 प्लस 2R2 कर दो, यानी कि -2 प्लस 2 × 1 दैट इज इक्वल्स टू ऑफकोर्स 0। आप ये वाला स्टेप कर दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 0 0 0 1 0। इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो उसमें तो चेंजेस होगा नहीं, इसके लिए किया तो उसमें चेंजेस आएगा। फिर से उसके लिए आंखें बंद और इसके लिए सारे परफॉर्मेंस करने हैं। 1 0 0 1/2 -1/2 0। आँखों को बंद करनी है। अब ऑपरेशन करना है। R3 दैट इज -2 प्लस 2 × 1 दैट इज -2 प्लस 2 इज 0। यहाँ पे तो 0 हो गया भाई साहब, नॉर्मल फॉर्म में आ गया, ये आ गया ना नॉर्मल फॉर्म में। लास्ट ऑपरेशन था आई थिंक सो। वेरी गुड यार, जल्दी हो गए सॉल्व। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 है, नहीं हुआ। यहाँ पे 1 था, सॉरी। खुशी 1 मिनट में बर्बाद कर दी मैंने। तो यहाँ पे क्या है, -3 प्लस 2 × 1/2, 2 गेट्स कैंसल, -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट 0 प्लस 2 × -1/2 -1। नेक्स्ट 1 प्लस 2 × 0 1। अब आगे बढ़ते हैं, खुशी को जहाँ बर्बाद किया था वहाँ पे, तो हमें ये वाले टर्म को भी 0 करना है। तो हमें क्या ऑपरेशन लगानी है, C3 - C2, राइट। अब इसके लिए हमें आँख बंद करनी है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब हो गया, अब नॉर्मल फॉर्म में आ गया। 1 0 0 1/2 -1/2 0 -2 -1 1। ए इसके रेस्पेक्ट में की है और इसके लिए तो की ही नहीं है, -1 1 0। क्या करना है आपको, C3 - C2, यानी कि -1 -1 इज इक्वल्स टू 0 0 -1 -1। नेक्स्ट 1 -0 1। ओके, हमने सारी चीज़ें कर दी, सारी चीज़ें कवर कर ली, और हमने नोटिस किया कि हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। और जब ये नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है तो आप डायरेक्टली इसका रैंक निकाल सकते हो ऑफ कोर्स। तो जब आप इसका रैंक निकालोगे तो इसको आप नोटिस कर रहे हो कि ये कैसा है, R2। यहाँ पे देखो, इसका डायमेंशन, इसका जो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो फिर ये क्या हो गया, 2 × 2, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने की बनी, 2 × 2 की बनी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ऑफ कोर्स। और मेरे ये क्या हो गए, ये जो 2 भाई साहब यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये क्या है हमारे, ये है लिख देती हूँ -2 -1 1। ये लास्ट टाइम लिख रही हूँ, इसके बाद नहीं लिखूंगी मैं, आपको लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसे। ये था हमारा एक्चुअल फॉर्मूला, हमने रिड्यूस कर लिया, एंड वी फाउंड हमारा R दैट इज रैंक टू बी इक्वल्स टू 2। इन्होंने रैंक भी निकालने बोला था ना, तो इजीली आपको रैंक कितना मिला, 2 मिला। इसको हमने I में भी कन्वर्ट कर दिया, रैंक भी 2 मिल गया। तो हमारा P क्या है, ये है हमारा P, ये है हमारा Q। इससे आप कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा ना, P क्या है ये, Q क्या है ये। दिस आर द 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप जब फाइनल स्टेटमेंट लिखोगे तो आप कैसे लिखेंगे, हियर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2 and the value of P is the value of P and Q, the 2 non-singular matrix is this and this। लिखना पड़ेगा this and this respectively, और पेन उठाओ
और डब्बा बना दो, अंडरलाइन कर दो, जो करना है करो, बेसिकली तो बॉक्स बना दो। एंड प्लीज़ मेक श्योर पेन से बॉक्स बना रहे हो, ब्लैक पेन फॉलो कर रहे हो। प्लीज़ मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें प्रेजेंटेशन करते पेपर का, तो वो देख लेना एक बार। ब्लैक पेन यूज़ करना, और बाकी सारी चीज़ों के लिए क्योंकि स्कैनिंग होती है ना, तो पेंसिल तो मत ही यूज़ करना जहाँ पे भी पॉसिबल हो रहा है। तो आज वाला जो सेशन है ना, इसके अंदर मैंने मैट्राइसेस कवर किया है, और नेक्स्ट सेशन जो होगा ना, क्योंकि लेंदी ना हो इसके लिए ज़्यादा, नेक्स्ट सेशन होगा हमारा लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इंडिपेंडेंस, लीनियर डिपेंडेंट, ये सारी चीज़ों के ऊपर होगा। ओके, सो नेक्स्ट सेशन भी जल्दी से आपको मिल जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, आज वाले सेशन को होप आपने समझा होगा सारी चीज़ों को। मुझसे जितना हो सके ना, जितना हो सके मैंने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए, सारे के सारे। अब जीवी कुंभोज कर ले लो, मैं भी मुंबई यूनिवर्सिटी की हूँ, तो मुझे पता है कि पेपर एक्चुअली कैसे सेट किया, मतलब लाइक कैसा होता है, क्या लेवल होता है पेपर का, कैसे सम्स आते हैं, तो उसके हिसाब से ही मैंने सम्स लिए। बस आपको ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे मैं कह देती हूँ। हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी। इसके अलावा आपका टू फाइंड रैंक निकालने के लिए 2 मेथड्स है, नॉर्मल एंड हमारा इक्लॉन फॉर्म। ये 5 टॉपिक्स हमारे हो जाते हैं 5 मार्क के लिए। 8 मार्क्स के लिए एक टॉपिक है, दैट इज वो पी एंड क्यू वाला। मैंने जो सम दिया वो कंपैरेटिवली छोटा था, और कौन से ईयर में आया पता है, 2099 एंड 2011, इसके बाद भी आया होगा होप सो। तो ये हो गया 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन, बड़े लेंदी क्वेश्चन आता है, इतना छोटा सा नहीं आता। इसके अलावा हमें नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसके अंदर एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड बाकी सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। सो होप आपको समझ में आया होगा। वेटेज भी, अगर वेटेज तो एज पर्टिकुलरली नहीं कह सकते, टोटली डिपेंड्स अपॉन द माइंडसेट ऑफ दैट जो पेपर सेटर होता है उसके ऊपर, तो वेटेज तो मैं नहीं कह सकती, बस इतना कह सकती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आता है पेपर में, आता है। प्लीज़ गो थ्रू। अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए ना, तो क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। नेट के ऊपर जाओगे ना, मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर्स है, तो उनको कह रही हूँ कि नेट पे जाओ, आपको मुंबई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर ऐसा डालोगे तो फर्स्ट वेबसाइट जो मिलती है ना, वो बहुत हेल्पफुल है। उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकोगे। रिपीटर्स वालों का भी मिल जाएगा, दिसंबर वाला एंड मई वाला भी मिल जाएगा, तो आप दोनों क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन पेपर्स PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज थोड़े से नंबर्स में चेंजेस होते हैं, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होता। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट सेशन जल्दी से जल्दी आएगा, एंड हाइपरबोलिक एंड लोगैरिथमिक कॉम्प्लेक्स नंबर भी मुझे कवर करना है, वो भी जल्दी से जल्दी भेजूंगी। डोंट वरी, जितना जल्दी हो सके अब आपका सिलेबस, वो जो 1 शॉट वाला सेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, एंड होप से पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज इट इज एग्जाम टाइम एंड एवरीवन नीड्स प्रदीप गिरी एकेडमी। ओके, so stay tuned with us and we'll be with you in every step, every step. Okay, thank you so much for attending। और कोई भी प्रॉब्लम है, मैं एक्टिव रहूँगी, आई विल बी वेरी एक्टिव, बिकॉज 20 को आई थिंक सो मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो मैं बहुत एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी इन योर कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई डोंट यूज़ एनी सोशल मीडियाज़। तो कमेंट सेक्शन ही मेरा एक जरिया है आप लोगों के लिए, आप लोगों तक पहुँचने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम है बता देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो वो भी कह देना, करवा देंगे, करवा नहीं देंगे, बता दूंगी। Thank you so much. Take care of yourself because it's examination, it's winter season. Okay, stay tuned. Bye bye.